क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई आपसे अचानक सवाल पूछ ले और आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए? इंटरव्यू में, मीटिंग में, क्लास में या स्टेज पर सब कुछ पता होने के बावजूद शब्द साथ नहीं देते और बाद में आप खुद से कहते हैं, यार ये बात तो मैं बहुत अच्छे से कह सकता था। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि बिना तैयारी के भी कैसे स्मार्ट बोला जाए, दबाव में भी कैसे शांत रहा जाए और अचानक आई किसी भी स्थिति में अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल कैसे रखा जाए। इस किताब का नाम है थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर और इसे लिखा है मैट एब्राहिम्स ने। ये किताब सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की नहीं है, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी न कभी बोलना पड़ता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब इंटरव्यू देने वाला हो, ऑफिस में काम करने वाला प्रोफेशनल हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी बात खुलकर रखना चाहता है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको ये नहीं सिखाती कि कठिन शब्द कैसे बोलें, बल्कि ये सिखाती है कि सरल शब्दों में असरदार बात कैसे कही जाए। मैट एब्राहिम्स खुद एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, लेकिन वे मानते हैं कि घबराहट कोई कमजोरी नहीं है। घबराहट इस बात का संकेत है कि जो आप कहने जा रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है। इस पूरी वीडियो में हम इस किताब की 2 घंटे की गहराई से बनी समरी सुनेंगे, जो 3 हिस्सों में बटी होगी, हर हिस्सा लगभग 30 घंटे का। पार्ट 1 में हम जानेंगे कि घबराहट क्यों होती है और अचानक बोलते समय दिमाग को कैसे शांत किया जाए। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि अपने जवाब को स्ट्रक्चर में कैसे बदला जाए ताकि आपकी बात साफ, समझदार और असरदार लगे। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कठिन सवालों, आलोचना और दबाव में भी कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब कोई आपसे अचानक सवाल पूछे तो आप घबराएं नहीं, बल्कि मुस्कुराएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब भी हम अचानक बोलने की स्थिति में आ जाते हैं, चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, स्टेज पर सवाल पूछ लिया जाए या कोई हमें अचानक कुछ समझाने को कह दे, तो हमारा दिमाग अक्सर खाली क्यों हो जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, शब्द उलझ जाते हैं और हम बाद में सोचते हैं, काश उस समय ये बात कह दी होती। मैट एब्राहम्स इसी समस्या की जड़ से बात करते हैं। वे बताते हैं कि अचानक बोल पाने की क्षमता कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। दुनिया के सबसे अच्छे स्पीकर्स भी शुरू में घबराते थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने डर को मैनेज करना सीख लिया। सबसे पहले लेखक ये साफ कर देते हैं कि घबराहट दुश्मन नहीं है। दरअसल जब हम घबराते हैं तो हमारा शरीर हमें अलर्ट कर रहा होता है कि कुछ जरूरी होने वाला है। समस्या तब होती है जब हम उस एनर्जी को गलत दिशा में बहने देते हैं। अगर उसी घबराहट को हम फोकस में बदल दें तो वही डर हमारी ताकत बन सकता है। लेखक बताते हैं कि अचानक बोलते समय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ओवरथिंकिंग। जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता है, हम दिमाग में परफेक्ट जवाब खोजने लगते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हम गलती तो नहीं कर देंगे, हमारी इमेज खराब तो नहीं होगी। यही सोच हमें फ्रीज कर देती है। इसका समाधान है स्लो डाउन करना। हाँ, थिंक फास्टर का मतलब तेज बोलना नहीं है, बल्कि साफ और स्ट्रक्चर्ड सोच रखना है। लेखक कहते हैं कि जवाब देने से पहले अगर हम सिर्फ एक छोटी सी सांस ले लें तो हमारा दिमाग बहुत बेहतर काम करने लगता है। ये 1 सेकंड का पॉज हमारे विचारों को लाइन में खड़ा कर देता है। इसके बाद किताब हमें सिखाती है कि हमें हर सवाल का परफेक्ट जवाब नहीं देना होता, हमें सिर्फ स्पष्ट और उपयोगी जवाब देना होता है। ज्यादातर लोग इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि वे अपने जवाब को बहुत बड़ा और बहुत इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। लेखक यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। आपका उद्देश्य स्मार्ट दिखना नहीं, बल्कि समझाना होना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करने की सोच से बोलते हैं तो आपका दिमाग अपने आप सही शब्द ढूंढ लेता है। किताब में आगे बताया जाता है कि अचानक बोलते समय हमें अपने दिमाग में पहले से कुछ मानसिक ढांचे तैयार रखने चाहिए। जैसे ही कोई सवाल आए, हम उस ढांचे में अपनी बात फिट कर सकें। इससे हमारा दिमाग घबराता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर सवाल 3 ही चीजें चाहते हैं: स्पष्टीकरण, राय या समाधान। अगर हम ये पहचान लें कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। तब हमें पूरा भाषण नहीं देना पड़ता, बस वही बात कहनी होती है जो जरूरी है। इस भाग में लेखक सुनने की ताकत पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा बोलने से पहले अच्छा सुनना जरूरी है। कई बार हम सवाल पूरा सुने बिना ही जवाब सोचने लगते हैं और वहीं गलती कर बैठते हैं। अगर हम ध्यान से सुन लें तो जवाब खुद ब खुद आसान हो जाता है।
धीरे धीरे किताब ये विश्वास दिलाती है कि आपके पास पहले से ज्यादा ज्ञान है जितना आप सोचते हैं। समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान तक पहुंच पाने की है। सही तकनीक से हम अपने दिमाग के दरवाजे खोल सकते हैं। पार्ट 1 के अंत तक पाठक ये समझने लगता है कि घबराहट सामान्य है, परफेक्शन जरूरी नहीं है और अचानक बोलना एक अभ्यास से आने वाली कला है। यही आधार आगे के हिस्सों में हमें और मजबूत बनाएगा। पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि घबराहट दुश्मन नहीं है और अचानक बोलना सीखी जाने वाली स्किल है। अब पार्ट 2 में लेखक हमें सिखाते हैं कि दिमाग को कैसे दिशा दी जाए ताकि शब्द बिखरे नहीं बल्कि असर करें। जब हम अचानक बोलते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे विचार अव्यवस्थित होते हैं। बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें यही समझ नहीं आता। मैट एब्राहम्स कहते हैं कि बिना स्ट्रक्चर के बोलना बिना नक्शे के सफ़र करने जैसा है। आप चल तो पड़ेंगे लेकिन मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेखक सबसे पहले हमें सरल स्ट्रक्चर की ताकत समझाते हैं। वे कहते हैं कि आपको हर स्थिति के लिए अलग स्क्रिप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस दिमाग में कुछ आसान पैटर्न बैठा लें। जैसे ही सवाल आए, आपका दिमाग उसी पैटर्न में जवाब ढाल देगा। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ सामने आती है, शुरुआत। लेखक कहते हैं कि जवाब की शुरुआत सबसे अहम होती है। अगर शुरुआत साफ है तो बाकी बातें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। अचानक बोलते समय अगर हम पहले वाक्य में ही उलझ गए तो आगे सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप अपने जवाब की शुरुआत इन 3 तरीकों में से किसी एक से करें। स्थिति को दोहराकर, सवाल को थोड़ा सरल बनाकर या अपनी मुख्य बात को सीधे कहकर। इससे सामने वाला भी समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपको भी समय मिल जाता है अपनी सोच को व्यवस्थित करने का। पार्ट 2 में किताब कहानी यानी स्टोरी टेलिंग की ताकत पर जोर देती है। लेखक बताते हैं कि इंसानी दिमाग कहानियों को तथ्यों से ज्यादा याद रखता है। जब आप उदाहरण या छोटी कहानी के साथ बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा भरोसेमंद और यादगार बन जाती है। लेकिन यहाँ लेखक एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं, कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। अचानक बोलते समय कहानी का मतलब है एक छोटा अनुभव, एक साफ संदेश, ऐसा कुछ जो आपकी बात को जमीन से जोड़ दे। इसके बाद लेखक हमें सिखाते हैं कि जटिल बातों को सरल कैसे बनाया जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि कठिन शब्द बोलने से हम स्मार्ट लगेंगे, लेकिन असल में इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि स्पष्टता ही असली बुद्धिमानी है। जब आप सरल भाषा में बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं समझता, बल्कि आप पर भरोसा भी करता है। अचानक बोलते समय भरोसा बहुत जरूरी होता है। पार्ट 2 का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है गलतियां स्वीकार करना। लेखक कहते हैं कि अगर आप बीच में अटक जाएं, शब्द भूल जाएं या कुछ गलत कह दें तो उसे छुपाने की कोशिश न करें। एक छोटा सा स्वीकार, मैं इसे थोड़ा और साफ कर देता हूं, आपको कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बनाता है। इसके बाद किताब बताती है कि सवालों से डरना नहीं चाहिए। सवाल इस बात का संकेत है कि लोग आप में रुचि ले रहे हैं। अगर कोई कठिन सवाल पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको फंसाना चाहता है। अक्सर लोग बस समझना चाहते हैं। लेखक यहाँ सिखाते हैं कि हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। आप सोचने का समय ले सकते हैं। एक गहरी सांस, एक छोटा पॉज, ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी है। पार्ट 2 में लेखक आत्मविश्वास को एक नए नजरिए से समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पता हो। आत्मविश्वास का मतलब है ये भरोसा कि आप स्थिति को संभाल लेंगे। जैसे जैसे ये भाग आगे बढ़ता है, पाठक ये महसूस करने लगता है कि बोलना अब डरावना नहीं रहा। अब बोलना एक प्रक्रिया बन गया है। सोचना, सांस लेना, स्ट्रक्चर चुनना और बात कहना। पार्ट 2 के अंत तक ये साफ हो जाता है कि अचानक बोलना कोई जादू नहीं है। ये छोटे छोटे मानसिक टूल्स का खेल है जिन्हें अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। पार्ट 3 की शुरुआत लेखक एक सच्चाई से करते हैं। अचानक बोलने की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने डर, आलोचना या असहज माहौल हो। चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग में बॉस का सवाल हो या स्टेज पर मुश्किल सवाल, यहीं पर असली स्किल काम आती है। लेखक बताते हैं कि दबाव में हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हम या तो बहुत तेज बोलने लगते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इसका इलाज है शरीर को शांत करना। जब शरीर शांत होता है तभी दिमाग साफ सोच पाता है। वे बताते हैं कि बोलने से पहले अपने पैरों को जमीन पर महसूस करना, कंधों को ढीला छोड़ना और सांस को धीमा करना, ये छोटे से कदम आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि खतरा नहीं है। जैसे ही दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, शब्द वापस आने लगते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत लेखक एक सच्चाई से करते हैं। अचानक बोलने की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने डर, आलोचना या असहज माहौल हो।
चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग में बॉस का सवाल हो या स्टेज पर मुश्किल सवाल। यहीं पर असली स्किल काम आती है। लेखक बताते हैं कि दबाव में हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हम या तो बहुत तेज बोलने लगते हैं या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इसका इलाज है शरीर को शांत करना। जब शरीर शांत होता है तभी दिमाग साफ सोच पाता है। वे बताते हैं कि बोलने से पहले अपने पैरों को जमीन पर महसूस करना, कंधों को ढीला छोड़ना और सांस को धीमा करना, ये छोटे से कदम आपके दिमाग को संकेत देते हैं कि खतरा नहीं है। जैसे ही दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, शब्द वापस आने लगते हैं। पार्ट 3 में लेखक कठिन सवालों से निपटने की कला सिखाते हैं। वे कहते हैं कि हर कठिन सवाल का जवाब देने के लिए आपको सब कुछ नहीं पता होना चाहिए। कई बार सबसे अच्छा जवाब होता है ईमानदारी। अगर आपको जवाब नहीं पता तो उसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये दर्शाता है कि आप भरोसेमंद हैं। इसके बाद किताब बताती है कि आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझना सबसे बड़ी गलती है। जब कोई आपकी बात पर सवाल उठाता है तो असल में वो आपके विचार को समझना चाहता है, ना कि आपको नीचा दिखाना। अगर आप इस नज़रिए से सुनेंगे तो आपका जवाब भी शांत और संतुलित होगा। लेखक यहाँ रीफ्रेमिंग की तकनीक बताते हैं, मतलब सवाल को नए तरीके से देखना। अगर कोई आपसे बहुत आक्रामक सवाल पूछता है तो आप उसके भाव को हटाकर सिर्फ उसके अर्थ पर ध्यान दें। इससे जवाब देना आसान हो जाता है। पार्ट 3 का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है प्रैक्टिस का सही तरीका। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलत अभ्यास करते हैं। वे पूरा भाषण याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि सही अभ्यास ये है कि आप खुद को अलग अलग सवालों में डालें और बिना तैयारी के जवाब देने का अभ्यास करें। लेखक सलाह देते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ही अभ्यास करें। दोस्तों से बात करते समय, मीटिंग में बोलते समय या किसी से अपनी राय साझा करते समय। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना आपका डर कम होगा। इसके बाद किताब सेल्फ टॉक पर बात करती है। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये आपकी बोलने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा, तो दिमाग वही सच मान लेता है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं स्थिति संभाल सकता हूं, तो दिमाग सहयोग करने लगता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से बनाया जाता है। छोटे छोटे सफल अनुभव धीरे धीरे बड़े आत्मविश्वास में बदल जाते हैं। पार्ट 3 में लेखक ये भी सिखाते हैं कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। लोग परफेक्शन नहीं बल्कि सच्चाई और स्पष्टता से जुड़ते हैं। अगर आपकी बात साफ है और इरादा सही है तो लोग आपको सुनेंगे। जैसे जैसे ये अंतिम भाग आगे बढ़ता है, पाठक ये महसूस करता है कि अब अचानक बोलना डर नहीं रहा। अब ये एक अवसर बन चुका है खुद को व्यक्त करने का, अपनी सोच दिखाने का। किताब के अंत में लेखक हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हर बार जब आप बोलते हैं आप बेहतर बनते हैं। चाहे जवाब अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव आपको आगे बढ़ाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।